ट्रंप ने एक लकीर खींच दी है। अब ट्रंप ने कह दिया कि अब ये युद्ध रुकना ही चाहिए, नहीं तो मैं पुतिन नहीं मेरी बात मानते, कोई बात नहीं, मैंने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, मैंने उनकी कंपनियों पर, तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिए, उसके ऊपर तो मैं जो करूंगा सो करूंगा, मैं जेलेंस्की का भी साथ नहीं दूंगा। अब देख ले, फिर जेलेंस्की भी देख ले, लड़ना तो अपने बूते पर लड़े। अब उनसे एक सवाल हुआ, एक पत्रकार ने पूछा कि जेलेंस्की मिसाइल मांग रहे हैं आपसे, इससे बड़ा इशारा जो ट्रंप ने जवाब दिया नहीं मिल सकता कि अमेरिका का रुख क्या है, और अमेरिका अगर साथ देना बंद कर दे जेलेंस्की का तो वो कैसे लड़ेंगे, यूरोप भी कितना साथ देगा। ट्रंप ने कहा कि वो तो हमेशा मिसाइल मांगते हैं हमसे। अरे युद्ध जब शुरू करते हो तो यह सोच के शुरू करना चाहिए कि तुम युद्ध जीत भी सकते हो, अपने से 20 गुना बड़े प्रतिद्वंदी से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। सुनिए। He's always looking to purchase missiles, you know. He's against. Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war, right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size, and then hope that people give you some missiles. तो अब मैं विजय जी से पूछ रहा हूं, विजय जी, अच्छा हाँ, एक अपडेट और दे दूं। अब इसमें तीसरा पक्ष, रूस का पक्ष क्या है? क्रेमलिन जो वहां का ऑफिस है पुतिन का, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया, क्योंकि उनको भी पता लग गया होगा कि स्विट्जरलैंड में जो नया मसौदा बना है जिस पर यूरोप राजी है उसमें क्या है। तो रूस ने यह कहा है कि अमेरिका के इस पीस प्लान से अलग जो यूरोपियन प्रस्ताव आया है यह हमको स्वीकार नहीं है, रूस के लिए यह मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पिछले हफ्ते अमेरिका ने 28 सूत्रीय प्लान दिया था वही हमको मान्य होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक गुंजाइश छोड़ी है रूस ने। उन्होंने कहा हम इंतजार कर रहे हैं, अब एक बार एक जो नया मसौदा तैयार हो रहा है वो आ जाए, उसके बाद हम मानेंगे, लेकिन मोटे तौर पर जो पहले ट्रंप ने कहा था हम उस पर राजी हैं। तो क्या अब, लेकिन मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमने अब जो नई चीज तैयार की है, पॉइंट तैयार किए हैं, वो भी बहुत बेहतर चीज है सर, लेकिन लग तो रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा, दुनिया भर के लिए और हमारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अब भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है, उस दिन भी जब हम लोग चर्चा करें तब भी मैंने कहा कि जो 28 पॉइंट प्रोग्राम दिया वो तो रूस का फेवर का एजेंडा है, तो इसलिए उसको मानना। देखिए, युद्ध में जब आप आ जाते हो तो छोटा देश हो बड़ा देश हो, वो फिर वो अपने ईगो की लड़ाई की तरह से भी लड़ता है। हालांकि आपको याद हो ये कैसे बढ़ रही है आगे बात कि जेलेंस्की ने कहा कि हम ज़मीन और ज़मीर दोनों हमारे संकट में आ गए, तो इसका मतलब वो बहुत प्रेशर में है, पहली बात। अब ये 28 पॉइंट से 19 पॉइंट पे आ गए, तो उसमें से रूस की जो फायदे की चीज़ें थी वो कम की, वो शर्तें बाहर हुई है। तो क्या रूस उसके लिए तैयार होगा, नहीं होगा? और मैं मार्को रूबियो की बात पर ज़्यादा थोड़ा सा भरोसा करता हूँ विदेश मंत्री के तौर पर, क्योंकि वो ट्रंप से ज़्यादा ट्रंप साहब तो फिर कल कह सकते कि नहीं, यदि पुतिन नहीं मान रहा तो मैं जेलेंस्की के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी के साथ खड़े होते हैं किसी समय। तो अब उनका भरोसा नहीं, लेकिन मार्को रूबियो जैसे कह रहे हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर्स क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को स्पेस लेकर डिटेल में जाते हैं और फिर समझते हैं कि भाई इसकी क्या रेस्पॉन्सेज है, क्या है। तो वहाँ से मुझे संभावना लग रही है, लेकिन अब भी ये समझना कि बस अब ये कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये 19 पॉइंट का प्रोग्राम पर जब रशिया के साथ बात होगी तो फिर उसमें से हो सकता है 2 पॉइंट्स और जुड़ जाएं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, इतना किया। मार्को रूबियो ने बोला भी कि भाई देखिए ये कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, इसमें आगे पीछे कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ इस किस्से में, क्योंकि मैं उसको देख रहा था जब परवेज मुशर्रफ के साथ ये शिखर सम्मेलन हो रहा था, समिट हो रही थी आगरा में हमारी, तो उस समय जसवंत सिंह और वो थे कसूरी साहब, विदेश मंत्री पाकिस्तान के, वो 2 लोग कर रहे थे। एक होटल में प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के लोग, एक तरफ परवेज मुशर्रफ। तो इस होटल से इस होटल जाकर वो ड्राफ्ट 25 बार बदला, और उसमें एक शब्द पर कि भाई एक शब्द ये वाला बदलना चाहिए, एक शब्द इस पर बदलना चाहिए, और वो सारा ड्राफ्ट पेंसिल से बन रहा था, क्योंकि पेंसिल को आप इरेज कर सकते हो ना। जी, सही बात है। अच्छा हाँ, अच्छा तो ये तो फिर पूरी जंग रुकवानी, और फिर वो आखिरी शब्द एक जगह अडवाणी जी के स्टैंड से अटक गया, फाइनल हो गया। तो वो ऐसा बहुत आसान। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा क्योंकि समय बहुत कम रह गया। मैं आपसे कह रहा था एक दूसरी जंग जो है वो ऐसा लग रहा है कि दस्तक दे रही है। ट्रंप की और शी जिनपिंग की, चीन के राष्ट्रपति की, कल फोन पर बातचीत हुई। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इस बातचीत के बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। आमतौर पर यह होता है कि 2 बड़े देश जब बात करने वाले होते हैं, और खासकर अमेरिका और चाइना के, तो पहले दुनिया को पता होता है, लेकिन ये बातचीत पहले हुई और बाद में इसकी खबर दी गई। ट्रंप ने अपने मतलब की बात बताई कि हमने इसके अंदर जो हमारे चीन के साथ मुद्दे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के और मैग्नेट्स के मुद्दे जो हैं, कि उस पर वो रोक ना लगाए, ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल वगैरह होते हैं उसके ऊपर वो रोकथाम करे। हमने ये मुद्दे की ट्रेड की बात हुई, वो हमारा सोयाबीन खरीदेगा और मक्का खरीदेगा। चाइना ने दूसरी बात की।
चाइना ने कहा कि शी जिनपिंग साहब ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया है कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, ताइवान चीन का हिस्सा है और वो चीन उसको क्लेम करेगा और लेगा। इससे ये बात दुनिया में एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई कि क्या चीन ताइवान को लेने के लिए अब सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसके पीछे पिछले कई हफ्तों में देखिए क्या क्या हुआ। जापान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगर चीन हमला करेगा तो हम भी अब सेना के साथ साथ देंगे। तो चीन के राजदूत जो वहां चीन में थे उन्होंने कहा कोई ऐसा करेगा तो हम उसका गला काट देंगे। इस किस्म की बातें हो रही थी वहां पर। अब सवाल यह है कि चीन अमेरिका की दी हुई सुरक्षा गारंटी पर ही ताइवान अभी इतने दशकों तक खड़ा रहा चीन के सामने, लेकिन ट्रंप साहब इनका भरोसा कितना करें कितना ना करें, तो अब ताइवान को भी लग रहा है, ताइवान को हथियार भी बेच रहा है। अमेरिका अभी $1 बिलियन के हथियार और देने की बात की है ताइवान को, लेकिन चाइना का जो मूड लग रहा है वो ये कि अब ये मामला बड़ा लंबा खिंच गया, क्या ताइवान पर चीन हमला कर सकता है? सीधी सीधी बात है प्रोफेसर साहब। देखिए, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि ताइवान पर हमला कराए, लेकिन कल की एक खबर जरूर है कि ताइवान से 110 किलोमीटर दूरी पर जापान ने चाइना से सटे हुए आइलैंड पर अपना मिसाइल तैनात कर दिया है, और जिसको चीन ने कहा कि ये एग्रेशन वाला है, एग्रेसिव जो है वो पोस्चरिंग है जापान की तरफ से, और ये हमें स्वीकार्य नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि देखिए, आज अमेरिका जो कुछ भी कहे, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि यूक्रेन को युद्ध में झोंका किसने? नाटो ने झोंका, उसके पीछे अमेरिका भी थे, उस समय की प्रशासन उसके लिए तैयार था, और सच मानिए तो वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी फेलियर कहा जा सकता है कि रूस को चाइना के नज़दीक खड़ा कर दिया अमेरिकन पॉलिसी ने, यूक्रेन को रसिया से भिड़ा करके। आज जब आज इस हालत में आप इस प्रकार के ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब दो बहुत साफ साफ है। नाटो ने पुतिन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है, उनकी हैसियत नहीं, वो कह रहे हैं कि हम अब सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, आपने हमें लड़ने की क्षमता नहीं है। वो कह रहे हैं कि 20 गुना वो ताकत, मतलब अंत में रूस की शर्तें ही मानी जा रही हैं और यूक्रेन को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल।